That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब, पीएम मोदी का दावा। महाराष्ट्र चुनाव में चला फडणवीस शिंदे का जादू, ठाकरे ब्रांड बेअसर। और आईएमएफ का बड़ा बयान, भारत की ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा मजबूत। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वे भी जोखिम लेने के शौकीन हैं, जैसे आज के युवा हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल स्टार्टअप डे पर स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के मौके पर युवाओं और उद्यमियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जिन कामों में कुर्सी जाने या चुनाव हारने का डर था, वो उन्होंने देश के दायित्व समझकर किए, क्योंकि भले ही नुकसान उनका हो, लेकिन फायदा करोड़ों परिवारों को होता है। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया को महज योजना नहीं बल्कि क्रांति बताया, जहां भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज 100 से ज्यादा और 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। पीएम ने कहा कि युवा अब सैलरी के पीछे नहीं, बल्कि देश की समस्याओं को सॉल्व करने पर फोकस कर रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है, जहां 45% स्टार्टअप्स में महिला डायरेक्टर या पार्टनर हैं। ये सब आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है। 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। दुनिया भी आज इस सक्सेस स्टोरी को हैरानी से देख रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 1 दशक पहले प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष एक नई सोच रखी थी। हम सबको गर्व है कि उनके नेतृत्व में देश भर में बदलाव दिख रहा है। आज इस मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। मुहिम ने एक विशाल रूप ले लिया है और 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हमारे विभाग में पूंजीकरण कर चुके हैं। अनुमान है कि इन स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 21 लाख से अधिक नौकरियां अभी तक प्रदान कर दी गई हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी मैं कोई यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, बच्चों से भेंट करता हूं या कॉन्वोकेशन समारोह में टीचर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूं, तो उनको एक नए रूप में देखता हूं। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में भाजपा और महायुति की लहर आई है। 26 नगर निगमों में भाजपा ने परचम लहराया। बीएमसी में पहली बार भाजपा ने शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को 30 साल बाद शिकस्त दी। बीएमसी चुनाव के मतों की गणना शुक्रवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। गिनती के बाद 1700 उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला हो गया। भाजपा ने पहली बार अपने साथी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर अपना मेयर बनाने जितना बहुमत हासिल कर लिया है। महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि आयोग नागरिकों को गुमराह कर रहा है, जिससे लोकतंत्र में भरोसा खत्म हो गया है। उन्होंने वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी काम बताया। ये आरोप इंडेलिबल इंक वाले विवाद के बीच आए, जब विपक्ष ने कहा कि मार्कर पेन की स्याही आसानी से मिट जाती है, जिससे बोगस वोटिंग का खतरा है। राज्य चुनाव आयोग ने पहले इन आरोपों को खारिज किया था, लेकिन अब जांच की बात कही और आने वाले जिला परिषद चुनावों में पुरानी स्याही पर वापस जाने का फैसला किया है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत के बाद हालात गंभीर बने हुए हैं।
इस मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के दौरे के दौरान कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते बैठक रद्द कर दी गई। कांग्रेस के संगठन प्रभारी डॉक्टर संजय कामले ने कहा कि प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण राहुल गांधी का कार्यक्रम सीमित रखा गया है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ नई दिल्ली में 18वें भारत जापान रणनीतिक संवाद के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। दोनों देश प्रमुख लोकतंत्र हैं और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। जयशंकर ने बताया कि आज हमारे पास न सिर्फ अवसर है, बल्कि वैश्विक व्यवस्था को आकार देने की जिम्मेदारी भी है। जयशंकर ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। attaches very great priority to its friendship with Japan. And over the last 2 decades, we have been successful in transforming the relationship from what was primarily an economic relationship into one that is broad, comprehensive, and strategic in its focus. We attach the highest priority to working with Japan in international forums and immediately Quad, the United Nations, our G4 membership, the G20 come to mind. And राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस के समय ओबीसी और दलित समुदायों के लिए छात्रावास बनाने को दी गई जमीनें रद्द करना बहुत ही अफसोस की बात है और ये संकीर्ण सोच दिखाता है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि ये आवंटन इसलिए किए गए थे ताकि गांवों से आने वाले गरीब बच्चे शहरों में रहकर पढ़ाई कर सकें, वरना ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन सत्ता के घमंड में राजनीतिक दुश्मनी की वजह से युवाओं के भविष्य पर हमला नहीं करना चाहिए। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की है कि वे इन आवंटनों को जल्द बहाल करें ताकि सामाजिक न्याय पर असर नहीं पड़े। बीजेपी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 19 जनवरी को दोपहर 2 से 4 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उसी दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच नामांकन वापस लेने का समय तय किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मण ने बताया कि जरूरत पड़ने पर 20 जनवरी को वोटिंग होगी। उसी दिन पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया पार्टी मुख्यालय में संपन्न होगी। फिलहाल नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अहम ग्रोथ इंजन बताया है। आईएमएफ की प्रवक्ता जूली कोजाक ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत का लेटेस्ट आर्थिक डेटा उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा कि भारत की तीसरी तिमाही की ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है और इससे आईएमएफ जल्द ही अपने ग्रोथ अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित कर सकता है। आईएमएफ ने पहले भारत की 2025-26 की ग्रोथ 6.6% अनुमानित की थी, जो मजबूत कंजम्पशन ग्रोथ पर आधारित थी। लेकिन नए आंकड़ों ने भारत की आर्थिक ताकत को और साबित कर दिया है। जूली कोजाक ने बताया कि आईएमएफ का जनवरी रियल अपडेट अगले कुछ दिनों में जारी होगा, जिसमें भारत के लिए संशोधित ग्रोथ आंकड़े सामने आएंगे। भारत अब वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक मजबूत और टिकाऊ ग्रोथ इंजन बन चुका है, जो दुनिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 188 अंक चढ़कर 83,570 पर पहुंचा और निफ्टी 29 अंक ऊपर 25,694 पर ठहरा। मुख्य रूप से आईटी सेक्टर की मजबूती से बाजार को सहारा मिला, क्योंकि इन्फोसिस ने तिमाही नतीजों में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखाया और पूरे साल की राजस्व वृद्धि का अनुमान बढ़ाया। दिन की शुरुआत में सेंसेक्स 750 अंक तक उछला था, लेकिन बाद में मुनाफा वसूली से बढ़त कम हुई। मेटल और एफएमसीजी सेक्टरों में गिरावट ने दबाव डाला, जबकि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और विप्रो जैसे शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन किया। ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स में कटौती और यूनियन बैंक के मजबूत तिमाही नतीजों जैसी खबरों ने भी बाजार की हलचल बढ़ाई।
न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।